नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राजनीतिक गलियारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार के मानसून सत्र में भी देखने को मिल सकता है। जी हां, 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस बार तमाम मुद्दों के साथ साथ जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगने वाली है, उनमें से एक है जनसंख्या नियंत्रण बिल। जनसंख्या नियंत्रण बिल को सांसद राकेश सिन्हा और अनिल अग्रवाल ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर राज्यसभा में रखा था। जिस तरह इसे पिछले सत्र में अंतिम में रखा गया, उससे यह उम्मीद लगाई गई कि इसे इस बार मानसून सत्र में जरूर पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। दरअसल सरकार किसी भी बिल को सदन में पास कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि आखिर उसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुंह की खानी पड़ जाए। इसलिए ही सरकार ने खास रणनीति के तहत इस बिल को पहले राज्यसभा में रखा, जहां उसका बहुमत नहीं है, यानी कि उसे अपनी संख्या बल से इतर जाकर मतों का जुगाड़ करना पड़ेगा। जबकि इसके उलट लोकसभा में जहां सरकार को बहुमत हासिल है, वहां पर इस बिल को बाद में लाया जाएगा, वहां कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि लोकसभा में भी कुछ बीजेपी सांसद ऐसा ही प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दें। बिल में प्रावधान है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले दंपत्ति को अतिरिक्त छूट या फिर लाभ न दी जाए। बिल में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का भी जो प्रस्ताव है, उसका प्रावधान है। गौरतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश और असम में जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरता के लिए कई कदम उठाने का प्रस्ताव है। आज तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बने हैं। इतना ही नहीं, 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बना। हाल ही में राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल राज्यसभा ने पारित जरूर किया था। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और ऐसे में सवाल खड़े होते हुए, 2 बच्चे ही अच्छे, पर क्यों मची सियासी तकरार? जी हां, जनसंख्या नियंत्रण बिल पर यह सियासी तकरार आखिरकार क्यों मची हुई है? क्या होगा आबादी कंट्रोल का मोदी प्लान? बहुत बड़ा सवाल। जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या सरकार को विपक्ष का मिलेगा साथ? आज सबसे बड़ा अखाड़े में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। क्या पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा? बढ़ती आबादी पर वार, विपक्षी दल क्यों हो रहे हैं परेशान? आज इन्हीं तमाम सवालों के ढूंढेंगे हम जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ एसएन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, न्यूज डायरेक्टर है जनतंत्र टीवी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेश मिश्रा सपा के नेता है, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। सुहैबुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। सावित्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की, बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सावित्री चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आप जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, बहुत विस्तृत जानकारी आपको इस मसले पर होगी। क्या कहेंगी आप, जिस तरह से इस बार इस बिल को पास कराने को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है, सरकार की मंशा नजर जो आ रही है, क्या कहेंगे? और ये बिल कितना है जरूरी, क्यों है जरूरी? देखिए, इसके लिए सरकार जो ये कर रही है, ये बहुत सही कदम उठाया है सरकार ने, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस पे कोई भी चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है, ना डिबेट की आवश्यकता है, सीधे सीधे सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है इस पे। क्योंकि आज देखिए, जो जनसंख्या हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमारे संसाधन हमारे कम होते चले जा रहे हैं, उसमें क्या है? देखिए, आज के समय में कहते हैं ना कि मनुष्य को जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन। तो क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम इन तीनों चीज़ों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं? नहीं करा पा रहे हैं। हम जितना भी खा रहे हैं सुबह से शाम तक, वो सब हम जहर खा रहे हैं एक तरह से। और जो भी कुछ आज देखें, हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो और उसका हमें सबका पेट पालना है। पेट पालना है तो हमें क्या करना होगा? जमीन हमारे पास छोटी सी है, उसके लिए हमें क्या करना? खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर लगाते हैं, पेस्टिसाइड लगाते हैं, तो हमारी वायु को तो दूषित करते ही करते हैं। वो जब हमारे जमीन के अंदर जब पानी लगाते हैं खेती में, पानी के जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारा जो पीने का पानी है उसको भी दूषित कर देती है। तो देखिए, ये
ये हमारे संसाधन, घटते संसाधन, बढ़ती आबादी, जो ये हमारे देश की बर्बादी है। तो फिर कुछ लोग विरोध पर क्यों उतारू है? उन्हें देखिए, ये तमाम चीजें समझ में नहीं आ रही है। वो चंद लोग होते हैं, और वो चंद लोग तो हमेशा से हर चीज का, अच्छे कामों का विरोध करते ही करते हैं। इसमें सरकार को कोई डिबेट और कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सरकार को स्वयं ये कदम उठाना चाहिए कि हमें देश को कैसे बचाना है। तो ये विरोध तो हमेशा से होते चले आए और होते रहेंगे। वो लोग हैं कि जो केवल तुष्टीकरण की नीति करते हैं, जो कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जैसे कि आप कांग्रेस की बात कर लें या आप सपा वालों की बात कर लें, तो ये सब क्या है, ये एक तबके को खुश करने की बात करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि आज के समय में, देखिए हमारे देश में ऐसा नहीं है, प्रयास बहुत किए गए। प्रयास हमारे देश में भी किए गए। विश्व का पहला देश बना भारत, जिसने सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन विदेशों ने उस पर कानून बनाए। जिस समय हमारे देश में 1975 में जोर शोर से ये मुद्दा चला था, हम दो हमारे दो की बात हुई थी, उस समय हमारे जो पड़ोसी देश थे उनको चिंता हुई, और उन्होंने ये सोचा कि अगर भारत ने जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया तो हमारा क्या होगा। हमारे देश में तो ना 1 चाइल्ड पॉलिसी आया, ना 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, लेकिन चीन अपने यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आया। और लोग कह रहे हैं, वही लोग, कि अरे चीन में तो युवाओं की कमी हो गई है, उनको तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करना पड़ा है। जबकि चीन अपने यहाँ केवल 1 चाइल्ड पॉलिसी 35 साल के लिए टारगेटेड पॉलिसी लाया था, और 35 साल में चीन ने 40 करोड़ बर्थ रेट को कंट्रोल किया। जो 40 करोड़ लोगों पे पैसा चीन को खर्च करना था, उसने विकास पे खर्च किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी शौचालय बना रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, कुल मिलाकर इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जनसंख्या बिल पर जबरदस्त चर्चा होगी या सिर्फ हंगामा देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है? नहीं शिल्पा, ये देखा जाए ना, गौर किया जाए तो पूरा यदि आप इतिहास उठा के देखोगे तो लगभग इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि सरकार क्या वास्तव में अपने आप का बचाव रखने के लिए अपने किसी सांसद के माध्यम से ऐसे प्राइवेट बिल लाती है, और वो देखती है कि निश्चित तौर से संसद में और राज्यसभा में इसकी स्थिति क्या है, समर्थन कितना मिल रहा है। क्योंकि जब इस तरीके, जैसे राम मंदिर का देखा होगा आपने, कि राम मंदिर पे भी प्राइवेट बिल आना चाह रहा था, और यदि पूरी हम समीक्षा करें, देश जब से आजाद हुआ है तो तब से अब तक लगभग 3000 से ऊपर बिल आ चुके हैं, प्राइवेट बिल। उस पर चर्चा कितने पे हुई? 3 से 4% बिलों पर चर्चा हुई। तो पहले तो यही आएगा कि चर्चा इस पर होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, यदि ये बिल गिर जाता है या इस पर समर्थन नहीं मिलता है तो इसमें सरकार की किरकिरी तो नहीं होनी है, क्योंकि वो समझते हैं कि प्राइवेट बिल है, सांसद लेके आया है। तो निश्चित तौर से सरकार ये देखना चाह रही है कि इस स्थिति में क्या, जैसे सबसे पहले यूपी में आ गया, यूपी के माहौल को केंद्र सरकार ने भांपा और देखा इस स्थिति में कि क्या स्थिति है, क्या वास्तव में जो राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध करेंगे तो किस स्तर तक जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक रणनीति के तहत होती हैं, और उसके बाद सरकार निर्णय करेगी कि निश्चित तौर से इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। यदि वास्तव में सरकार इतनी संवेदनशील थी तो निश्चित तौर से ये प्राइवेट बिल लाने की आवश्यकता क्यों थी, सरकारी विधेयक क्यों नहीं लाया गया? या सरकार को ये दिख रहा था कि निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी आबादी की कई दशकों से मांग है, और वो वोटर हमारा है, वो किसी और राजनीतिक दल का नहीं है, और मैं कम से कम कहूंगा 40 साल से इस बात की मांग हो रही है कि इस पर कानून बनना चाहिए। तो लेकिन अब सरकार क्या देखना चाहती है, क्या समझना चाहती है, ये जब बिल पास होगा उसमें क्या स्थिति निकल के आएगी, ये सब सारी चीजें देखने को हम सारे लोगों को मिलेंगी। लेकिन मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूंगा कि सरकार खुद यदि इतनी संवेदनशील होती तो प्राइवेट बिल न ला करके अपनी सरकार खुद बिल लेके आती, तो इसका संदेश कुछ अलग जाता। विपिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। आप किस हद तक सहमत, आपको भी यही लग रहा है सर? बार बार हम हर एक मन से बात करते हैं कि हिंदुस्तान को हम एक महान देश बनाएंगे। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था। उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, और वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। अगर हम एक तरफ बात करते हैं कि हम इस देश को एक सुपर पावर बनाएंगे, वो कैसे मुमकिन है कि यहां पर अगर देखिए पिछली सरकारों की बात करें, अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करें तो बोला जाता था नीतियों के मामले में लकवा मार गया है। अंग्रेजी का एक नया हमने फ्रेज सीख लिया, पॉलिसी पैरालिसिस। और इस अगर आप वर्तमान सरकार मोदी सरकार की बात करें, 2014 से जो 19 का कार्यकाल रहा, या 19 के बाद जब ये मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत पहले के मुकाबले ज्यादा मिला, तो वहां पर काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं ये लोग लेके आए हैं।
लेकिन सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, वो उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर देखिए यहां पर हम लोग 130 करोड़ हैं और यहां पर हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी में जी के देखा कि कैसे यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लाशों के अंबार लग गए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। केंद्र सरकार राज्य सरकारों में तालमेल के अभाव के कारण एक प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पे निकल गया पलायन। तो यहां पर ये जब तमाम चुनौतियां आपके देश के सामने है, वहां पर अगर कोई पहल अच्छी होती है वो स्वागत योग्य है। मैं अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं, वहां पर किसान कानून की जो बात करते हैं आप, महत्वाकांक्षी आपकी योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, वो बात समझ आती है, जनसंख्या नियंत्रण भी समझ आती है बात। हाँ। किसान आंदोलन, मैं देखिए खुद बार बार हर एक मंच पे आपके साथ भी इस चर्चा में बैठा हूं और यहां पर किसान आंदोलन, किसान कानूनों के बारे में हमने बिल्कुल खुल के चर्चा करी है। लेकिन यहां पर सवाल ये होता है कि जिनके लिए आप नीतियां लेके आए हैं, नया कानून लेके आए हैं, वो उनसे कितने संतुष्ट हैं? उनको भी आपको जब तक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद पहले कार्यकाल में बोला सबका साथ सबका विकास, फिर इजाफा हुआ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वहां अगर विश्वास का, मैं वही बात बोलना चाहता हूं। देखिए उसमें जो है विश्वास में भी आपको लेना है कि अगर कोई तबका समाज का उससे असंतुष्ट है, मैं किसान कानून की बात कर रहा हूं, 3 जो नए कानून आए हैं उसको लेकर जो आंदोलन जारी है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और उग्र हो रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ी जा रहे हैं। तो वहां पर ये सरकार को समझना पड़ेगा, आप नए महत्वाकांक्षी आपकी योजनाएं हैं, नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो वो अच्छा समझ आता है। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है सर। तो लेकिन यहाँ पर बाद में किसी और दिन चर्चा होगी। आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर रहते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है सुहैबुर रहमान साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, जनसंख्या कानून पर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है सर? हाय तौबा असल में मची इसलिए है कि कुछ चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को सुविधा मिलेगी और जिनको सुविधा ना मिलेगी। अब ये है कि जिन लोगों के 2 बच्चे हैं उनको सुविधा मिलेगी और जो लोग जिनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हो जाते हैं उनको सुविधा ना मिलेगी। तो हमारे ख्याल ये था कि सरकारी तौर पे भी जो उनके टैक्स आते हैं, हाउस टैक्स या दूसरी और चीज़ें जो इस तरह की रहती हैं, उससे भी उनको फिर वो देना चाहिए उनको। अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जाहिर है कि उनको मुख्तलिफ चीज़ों से और भी हमें दूर रखने, मतलब हमको चाहिए कि उनको हम वो देवे सुविधाएं, उनको नहीं दिया जा रहा तो फिर उनको टैक्स वगैरह से दूर भी रखा जाए ताकि वो टैक्स वगैरह भी ना अदा करें। लेकिन अगर हमको सुविधा भी ना दी जाएगी और हमसे बच्चों से दूर रखा जाएगा और फिर उसके बाद टैक्स की बात की जाएगी हमसे, तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इस तरह की चीज़ों को किया जाए। और ये तो चुनावी मुद्दा है असल में, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरह की चीज चुनावी मुद्दा छोड़िए सर, आप स्पष्ट तौर पर ये बताइए, आप चाहते हैं ये कानून बने कि ना बने? स्टैंड जरा क्लियर कीजिएगा अपना। नहीं, कानून बनने ना बनने की बात नहीं है मैडम, बात इतनी सी है कि हमें दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिनको हम सुविधा दे रहे हैं और जिनको नहीं दे रहे हैं, दोनों की अपनी कंडीशन क्या होगी। क्या दोनों टैक्स के बराबर में? अरे तो बिना कानून बने थोड़ी ना कंडीशन इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सर। मामलात है सब वो नहीं, अब वो पहले पेश कर दिया जाए ना उसको। अच्छा, पहले आवाज, यानी कि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ये कहाँ का न्याय है? अभी एक देश है तो कई कानून होने चाहिए ना। आपको टाइमिंग से दिक्कत है और यहाँ कोई वजह है कि ये इस टाइमिंग पे लेके आए गए, पेश किया जाए और जब तक जनता के सामने आऊंगी। प्रशांत आशीष जी, सारे सवालों के जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक बार सबका ओपनिंग कमेंट में ले लेती हूँ, उसके बाद जवाब आपसे लूंगी। ठीक है, ठीक है। राजेश मिश्रा हमारे साथ नेता सपा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे सर इस पर? जल्दी से आपका ओपनिंग कमेंट। हम यही कहना चाहते हैं कि ये बिल सही है, आप लाइए बिल। 2018 में पृथ्वीराज चौहान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गए थे एक जनहित याचिका लेके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार के पास जाइए। ठीक, चलिए, इसमें सहमत है। ये जो गलत समय पे, अब आप बताइए 6 महीने चुनाव है, 6 महीने चुनाव, हम चुनाव की बात नहीं लाना चाहते, 6 महीने चुनाव टाइमिंग गलत बता और आप बिल ला दिए। ये बिल आप 3 साल पहले ला सकते थे,
पहले सुन लीजिए मेरी बात, 3 साल पहले ला सकते थे ये बिल। हाँ। अब आप ऐसे समय पे ऐसे क्यों बिल? अच्छा, जो ये कहते हैं करते नहीं है, जो ये कहते हैं करते नहीं है। अभी दूसरे मुद्दे पे जाएंगे तो आज ध्यान भटकेगा। बुलेट ट्रेन चली, स्मार्ट सिटी बनी। देखिए यूपी में इनकी बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। ये केवल ध्यान भटकाया जा रहा। हम चाहते हैं लाए ना, बात करें आप हमसे ना, हमको बताए ना कि इसके पहले जो है जिनके पास 3-4 बच्चे हैं उनके ऊपर क्या लागू होगा, जो अब आगे क्या लागू होगा। आप एक क्लियर स्टैंड कीजिए, आप क्लियर लोगों से बात कीजिए। यानी कि आपको कानून से समस्या नहीं है, लेकिन सारे जो उसमें प्रावधान रखे जाने हैं वो पहले स्पष्ट होने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है अनुजा, जी जी, टाइमिंग इनकी टाइमिंग नहीं सही है। 6 महीने चुनाव है, आपको जनता के बीच में जाना, आप क्या मुंह लेके जाके जनता के? ठीक है, आपके मुताबिक चुनाव के चलते चुनाव है, वहाँ भी बिल आ चुका है। अभी केंद्र सरकार के पास जी, जी, पूरे केवल 2 साल बाकी है, वहाँ बिल आने दीजिए। आपको क्यों चिंता है? ये तो उनको चिंता होनी चाहिए जिनके लिए 6 महीने बचे हैं केवल चुनाव के, उनको सोचना चाहिए। आप क्यों चिंतित है इस विषय को लेके? बोलिए राजेश जी। नहीं, हम चिंतित नहीं है। चिंतित ये है कि हमारी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत से मुद्दे हैं। इस समय यूपी में चुनाव है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो नुकसान बहुत से तो मुद्दे उनको हैं, ज्यादा ठीक होना है, चाहिए लेकिन ना। ये क्या कम गंभीर मुद्दा है? ये क्या कम गंभीर मुद्दा है सर? ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुजात्रे जल्दी से, आपकी पार्टी का स्टैंड, क्या आप चाहते हैं ये कानून बने? आपको कोई समस्या? देखिए, पहले तो ये सरकार स्पष्ट करे कि ये सरकार चाहती है कानून बने या नहीं बने। ये प्राइवेट मेंबर बिल जो लेकर के आए हैं, उसके पीछे ये किसी व्यक्ति विशेष की सोच है या भारतीय जनता पार्टी की सोच है या पूरी सरकार की सोच है? पहले तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार अपना मत तो स्पष्ट करे कि सरकार इस बिल को समर्थन में है या सरकार इस बिल के समर्थन में नहीं है। आज पूर्ण बहुमत की सरकार है इनके पास, पूरी तरह से बहुमत है इनके पास, तो इनको विपक्ष से पूछने की क्यों आवश्यकता है? सरकार करना नहीं चाहती है ना दिल से। अच्छा, वो तो मैं पूछ लूंगी, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, आप अपने स्टैंड क्लियर करें। देखिए, हमारा हाँ, ठीक है। का मुद्दा था। एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति चल रही है देश में, खासतौर से 2014 से, जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में आई है, कि जो सरकार से सवाल पूछने चाहिए, जिनका उत्तर सरकारों को देना चाहिए, आज उनके उत्तर भी विपक्ष से पूछा जाता है। विपक्ष तो अपना स्टैंड ले लेगा जब ये बिल सामने सर, आएगा। क्योंकि ये 2014 में तो मुद्दा उठा नहीं, यूपीए सरकार के समय भी तो ये मसला था ना, देखिए, तब आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, इनके मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है। 2014 में भी रहा है, 19 में भी रहा है, प्रदेशों के चुनाव में भी रहा है। अच्छा, तो ये इनके एजेंडा का प्रमुख बिंदु हुआ था। और ये आज सरकार की तरफ से ना बिल ला करके प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, तो इससे इनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि ये चाहते हैं या नहीं चाहते। क्यों नहीं पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे उसको कि वो भारतीय बिल को जनता क्यों पार्टी लेके क्लियर आए। करेगी। ठीक है प्रशांत जी, आखिर अब क्या सीधे उनके आप पास ही के पास बहुमत आते नहीं हैं। है? बहुत सारे सवाल यहाँ किस पर, चीज आपकी का मंशा उनके पर मन में सवाल दम यहाँ है? पर केवल और कि केवल एक प्राइवेट amendment मेंबर बिल amendment का इसे काम करना। क्यों लाया गया, सीधे सीधे सरकारी विधेयक के तौर पर इसको क्यों नहीं पेश किया गया, जो सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी उठाया। इससे आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी पूछ रहा है कि पहले आप स्टैंड क्लियर करें, आप लाना चाहते हैं या नहीं, या लाना चाहते हैं तो अब आप ये बताएं कि आप राज्यसभा में कैसे मत जुटाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी सर एग्जीक्यूट करने को लेकर इसे? हाँ बिल्कुल सर, टेक योर टाइम। बिल्कुल, सभी लोगों के जवाब मुझे देने हैं। बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टर कौशिक जी ने कहा सरकार में हिम्मत है या नहीं है, तो ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। मेरे हिसाब से राष्ट्र से जुड़ा हुआ विषय है और जनसंख्या का जो विषय है, ये विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का, जो हमें बहुत ही बड़ी समस्या राष्ट्र के निर्माण में पैदा कर रहा है। इसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है कि हम पहले इस अनुपात को समझें। अनुपात क्या कि विश्व की 17% जनसंख्या भारतवर्ष में रहती है। अब 17% जनसंख्या भारत में है, तो 17% पानी भी चाहिए, 17% भूमि भी चाहिए। लेकिन हमें भूमि कितनी मिली? हमें भूमि मिली केवल 2.5%, 2.5%, और हमें जल मिला 4%। तो 4% और 2.5% की तुलना में 17% पहले ही कितने गुना अधिक है। तो इस पर हम अगर हम इसमें कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन बिल दे रहा है, ये विषय नहीं है। विषय है कि प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों पर दबाव कम हो। विषय है कि हम विकसित देशों की ओर अग्रसर हों। उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग मिलकर एक ध्वनि में
इस विषय को रखें और इस विषय को पास करें और पास कराएं, इस पर कोई चर्चा ना करें। दूसरा विषय, अभी मैं जो विपिन शर्मा जी ने किसान के विषय में कहा कि किसान जो है वो आंदोलन चल रहा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो चुनावी वर्ष है हमारा 2021, ऐसे ही 16-17 समाजवादी पार्टी का चुनावी वर्ष था, तब जो गेहूं खरीदा गया, जो खरीद हुई वो 7 लाख टन की हुई, इस बार 56 लाख टन की हुई है, तो 8 गुना ज्यादा खरीद हुई है। तो इसका मतलब किसान खेत में काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर किसान आंदोलन में कौन बैठा हुआ है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। विपिन जी कर लें, ठीक है ना, क्योंकि 8 गुना अगर ठीक है सर, जनसंघीय कानून पर आते हैं। पैदावार भी हो रही है। एक मिनट में दूसरी बात, हाँ। इन्होंने समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र जो हैं, उन्होंने कहा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के लिए इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। अगर 6 महीने बाद चुनाव है, देखिए भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, यहाँ लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत, 4 प्रकार के चुनाव होते हैं और हर प्रदेश में हर 6 महीने 4 महीने बाद किसी न किसी प्रदेश में चुनाव रहता है। तो अगर अब हम पहले कुछ 6 महीने पहले लाते तो आप कहते कि यहाँ पे चुनाव है इसलिए लाए, अब 6 महीने बाद लाते तो आप कहीं और चुनाव होगा। तो चुनाव तो चलते रहते हैं, ये कोई विषय नहीं है। और अगर हमारी स्थिति खराब है, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं स्थिति भाजपा की खराब है, तो 2014 से जो विजय रथ चला था, हम 2014 जीते, राजेश जी, लूंगी आपका रिएक्शन, एक बार अपनी बात पूरी कर लें। 2019 जीते, हम सारे उपचुनाव जीते, हम जिला पंचायत जीते, हम ब्लॉक प्रमुख जीते, हम एक तरफा चुनाव कैसे जीत रहे हैं? गांव, गरीब और किसान के विषय में हम चिंतन कर रहे हैं, इसलिए चुनाव हम लगातार चुनाव आप जीते, किन बुनियादों पे जीते ये तो बता दीजिए। बताना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र के विषय में बताना सर, चाहता हूं। सबके आपने जवाब दिए, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, जो मंशा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल की बजाय सरकारी विधेयक के तौर पर आप क्यों नहीं लेकर आए, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। प्राइवेट हो या सरकारी हो, बिल तो हम ही लाए हैं ना। हाँ। वो मैडम, आपने अभी बता दिया था कि मोदी प्लान है। जो हमारे मित्र हैं हाँ। या किसी भी अन्य पार्टी के मित्र हैं, उन सबको इसमें साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। केंद्र- विषय ये है कि ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है या राजनीति से जुड़ा मुद्दा है। ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो आप जरा एक बार मुझे कह लेने दीजिए। 1952 में सबसे पहले हाँ। भारतवर्ष पहला राज्य था जिसने परिवार नियोजन को अपनाया, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से हर विषय को जोड़ देते हैं कांग्रेस में। ये कांग्रेस पार्टी ने अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण से राजनीति को ना जोड़ा होता सीमा जी, तो ये बिल यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, सबको समय दिया जाए। 1977 में ठीक है सर, सबका रिएक्शन लूंगी। एसएन द्विवेदी जी, एसएन द्विवेदी जी, राष्ट्र का मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है, तो इतनी राजनीति क्यों हो रही है फिर? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, बहुत सारे मैंने वक्ताओं को सुना, सुनील जी ने काफी हद तक बहुत सारी चीजों को क्लियर भी कर दिया कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल क्यों है या फिर इसको ऐसे क्यों लाया जा रहा है। हाँ। देखिए बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले जो बात हो रही है विकास की बात हो रही है, जब सरकार के सामने एक ही मुद्दा है विकास, और विकास वहीं पे आगे दम तोड़ देता है जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की बात आती है। जब भी जनसंख्या विस्फोट होता है, विकास वहीं पे दम तोड़ देता है। तो सबसे पहले जो सरकार की आज प्रायोरिटी है वो जनसंख्या पे नियंत्रण करने की, वो चाहे यूपी में हुआ हो, जैसे मध्य प्रदेश में बात चल रही है, मध्य प्रदेश में अपना इस तरह का बिल आने वाला है। तो देखिए ये अकेले केंद्र का विषय नहीं है, ये केंद्र के साथ साथ राज्यों का विषय भी, राज्य भी इसमें अलग अलग बिल लेके आएंगे और राज्य भी इस पर अपने बिल पास करेंगे। जैसे अभी असम को देख रहे हैं, असम में भी ये बिल आने वाला है। तो जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वो अपने अपने तरीके से बिल लाने वाले हैं। और आज की तारीख में वाकई अगर विकास के मुद्दे से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हम 135 करोड़ की आबादी में खड़े हैं और हमने ये देख लिया अगर कोई भी आपदा आती है, चाहे वो जिस तरह की आपदा हो, तो वहां पे आकर जो सारे हमारे संसाधन वो कम पड़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी योजनाएं हैं, जब तक हम योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि उतनी जनसंख्या और उसमें ऐड होगी तो वो भी अपनी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो वाकई ये बहुत ज्यादा वक्त की मांग है, एक बार जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण जरूर लगाया जाए। ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा सर, मजबूरी है ब्रेक पर जाने की। छोटा सा रिएक्शन। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कोई समाजवादी में है, कोई बसपा में है, कोई किसी में, लेकिन हम सब भारतवर्ष में हैं। Exactly. और भारतवर्ष की आबादी जो है वो 17% है दुनिया की, और संसाधन बहुत सीमित हैं। तो उन पहले ही अनुपात बहुत बिगड़ा हुआ है, हम इसे और बिगड़ने नहीं दे सकते। हम सबको संगठित होकर इस बिल को पास करना चाहिए। प्रशांत, मेरा एक सवाल है, मेरा छोटा सा एक सवाल है जल्दी से सर। जी, 2014 से लेके अब तक कितने प्राइवेट बिल आए और कितने पास हो गए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि ये बिल पास हो जाएगा? नहीं, मैं बिल पास हो जाएगा के विषय में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बिल पास होना चाहिए। हम सबको एक मत में रहना चाहिए, हमें इसमें राजनीति को अरे होना तो चाहिए ना, वो अलग बात है, लेकिन यदि इतना ही आप खुद ही कह कॉन्फिडेंस रहे में कि होते होगा तो कि नहीं सरकार होगा, ले आपको आती खुद ना। नहीं पता। कहीं न कहीं आप पे भी सवाल उठ रहे हैं
कहीं ना कहीं आपको भी संशय है, इसलिए आप पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं। और आपको नहीं, इस ऐसा- बात का पता है कि जितने भी प्राइवेट बिल आते हैं उनका हश्र क्या होता है। और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, आपकी दोबारा फिर सरकार आ गई है, कितने प्राइवेट बिल पास करा दिए आपने, ये आपको भी पता है। जल्दी से प्रशांत जी, ब्रेक पर नहीं, जाना होगा फिर प्राइवेट बिल मुझे। पास हुए या नहीं हुए, ये बिल पास होगा, ये सब अच्छा। मेरा पूर्ण विश्वास है। आप आश्वासन दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं इस बात की? नहीं, मुझे विश्वास है। विश्वास है आपको। चलो ठीक है, फिलहाल मेरी मजबूरी यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकने की है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द और करेंगे जाने की कोशिश की सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में क्या इस समय दरकार है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि अब जनसंख्या विस्फोटक रूप, विकराल रूप लेता जा रहा है और इस वजह से संसाधनों की कमी होती जा रही है। और कोरोना काल में जनसंख्या की वजह से हमने क्या कुछ झेला वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए इसके साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है जनसंख्या कानून की। जी हां, बिल तैयार हो गया है, क्या ये कानून का शक्ल अख्तियार कर पाएगा? तैयारियां तो है सरकार की, लेकिन उसकी जो मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चीन की राह पर देश, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा पेश? छोटा परिवार क्या अब होगा बढ़ती आबादी पर वार? 2 बच्चे ही अच्छे, लेकिन फिर क्यों मची है ये सियासी तकरार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए सुहेब रहमान साहब आपके पास आऊंगी और आपसे जरा समझना चाहूंगी कि आप चाहते क्या हैं। आपके मुताबिक इस कानून में, इस बिल में जो फिलहाल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो आप जरा ये बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, कैसा ये बिल होना चाहिए? देश का जो पॉपुलेशन है, देश की जो आबादी है, वो तो कंट्रोल होनी चाहिए, आपने शुरू में ही कह दिया था, लेकिन कैसे कंट्रोल हो जरा ये भी बता दीजिए। मैडम, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आज तक जितनी भी प्राइवेट वो जब कानून पास होते हैं या प्राइवेट सिस्टम पे कोई भी काम किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार एकदम गालिब रहता है। तो उस भ्रष्टाचार को हमें कहीं ना कहीं उस बदउनवानी को रोकना पड़ेगा। और अगर हम किसी बदउनवानी को रोकने में कामयाब हैं तो बफोर्स कांड से लेकर राफेल तक इस इधर देखने में, और दूसरे ये है कि समाजी तौर में पर कौन सा जितनी भ्रष्टाचार चीजें- फैल रहा है, जरा कुछ साफ साफ समझाइए ना। आप कहाँ बोफोर्स में पहुंच गए? जनसंख्या नियंत्रण में क्या दिक्कत है ये तो बताइए। नहीं, मैं आपको मैं जनसंख्या नियंत्रण पे ही आ रहा हूँ। जब तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार जारी रहेगा उस वक्त किसी चीज का कोई भी कंट्रोल होना मुश्किल है। और अगर हम कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उस विभाग से, उस सिस्टम से हमसे सारी की सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा। यानी कि जब तक भ्रष्टाचार शून्य ना हो जाए तब तक कोई काम ना हो, कोई बिल ना आए, कोई कानून ना बने, तब तक जनसंख्या ये बढ़ाते कहेंगे रहिए। आप फिर? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जनसंख्या देश रुक को जाएगा पहले सर, भी ऐसे तो आप पूरा जनसंख्या को कैसे तमाम काम रोकोगे? रुक जाएंगे। जब तक कहाँ आप कैसे रोक शिल्पा जी, आपने तो अभी पहले ही बता दिया कि ये मोदी प्लान है। आपने तो पहले ही प्राइवेट बता दिया कि मोदी प्लान है। आपने देश का वो भाई साहब बीजेपी के बता रहे हैं कि ये राष्ट्र हित में है और आप बता रहे हैं ये मोदी प्लान है। अरे हमने उनसे पूछा कि मोदी प्लान क्या है उनका इस कानून के ऊपर, इस बिल के ऊपर। हमने उनसे सवाल किया था सर, आप अपनी परसेप्शन दूसरों पर मत थोपिए। आप अपना प्लान बताओ। हमने पूछा क्या होगा आबादी कंट्रोल का मोदी प्लान। पहले आप सवाल देखिए, सवाल सुनिए, उसके बाद सवाल खड़ा कीजिएगा। मैं सरकार का प्लान बताऊंगी, मैं अपना प्लान क्यों बताऊं? अपना ही बता दो मुझे तो पहले। सरकार। अरे आपत्ति आपको है तो जरा आप ही बता दीजिए ना, सरकार सुन लेगी तो आपकी सहूलियत के हिसाब से जरा उसमें चेंजेस कर देगी। बताइए। सबसे पहली चीज ये है कि हर विभाग से भ्रष्टाचार, सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और जिस दिन इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो हर चीज का कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैडम बता रही थी खेती में ऐसे, पानी में वैसे, फना, इन तमाम चीजों का जो है। सुबेर रहमान साहब, मुझे लग रहा है कि आप ना थोड़े कंफ्यूज हैं। रहमान साहब, आप किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं? शायद आप बात करते करते भूल गए। ठीक है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। ठीक है सर, आपकी कंफ्यूजन तो लोग देख चुके हैं। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग ठीक है। हाँ, राजेश जी, मौका दिया जा रहा है, सबको मौका दिया जा रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारी एक बात सुन लीजिए शिल्पा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत हिम्मत करके इंदिरा गांधी जी ने ये बिल लाया था।
इंदिरा गांधी स्वयं हार गई और पूरा देश इतना हिम्मत करके कांग्रेस का सफाया कर दिया। बिल लाइए, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। हम चाहते हैं बिल लाइए ना, बात कीजिए आप प्राइवेट उस समय लोग अनएजुकेटेड थे, उस समय सरकार गई थी जनसंख्या समाजवादी पार्टी को दिया था गरीबी हटाओ। मैं नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं जब बोला। आबादी बढ़ती रहेगी तो गरीबी कैसे हटेगी? मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हम 1 मिनट मुझे बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। हम शिल्पा सर जल्दी रखिए ना, और भी तो मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सबको समय दिया जाना है, सबका मत सामने आना जरूरी है जी। सर आप कहना क्या चाहते हैं सर? टू द पॉइंट बात कीजिए जल्दी से। का मतलब है कि इंदिरा गांधी अब अरे इंदिरा हम गांधी बिल चाहते हैं कि बिल आए, लेकिन प्राइवेट बिल आए पूरे देश में लागू करें ना एक साथ में। अच्छा, पूरे बिल देश आए, में लागू करें, प्राइवेट बिल हिम्मत नहीं है आए, लागू पूरे करने, देश में लागू होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये बिल तो पूरे देश के लिए तो लाने की तैयारी हो रही है सर। केवल यूपी में इनकी हालत आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठे हैं क्या? डीजल पेट्रोल पे देखिए, डीजल पेट्रोल डॉक्टर सुनील पे कौशिक, जीएसटी नहीं बात हो रही है जनसंख्या कानून की, डीजल पेट्रोल पर चले जा रहे हैं, कोई बोफोर्स पर चला जा रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक, देखो विपक्ष को क्या है कि निश्चित तौर से विरोध के नाम पर विरोध, जब जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों का उस टाइम पे आप विरोध नहीं करते। दूसरा बात, मिश्रा जी कुछ भी कहें, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई, चर्चा हुई, कांग्रेस के नेताओं से भी चर्चा हुई। कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का जो बिल है उसमें एक खामी निकालने के लिए पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, नहीं निकाल पाए वो। और निश्चित तौर से मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं तो जो योगी जी का बिल है वो बहुत अच्छा है, और कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी जाति या समुदाय को या किसी धर्म को उसमें छोड़ा गया हो। महिलाओं को भी बड़ा सम्मान रखा है उन्होंने, और जो सवाल 4 दशक से जो तमाम चर्चा हुई, तमाम मैंने उसमें भाग लिए हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो सवाल हम लोगों के पास आते थे उनका जवाब हम लोगों के पास भी नहीं था, वो जवाब योगी जी के बिल ने दिए हैं। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि साहब कांग्रेस लाई, इंदिरा गांधी जी साफ हो गई पूरे देश से, तो आपको स्वागत करना चाहिए इस बिल का कि बीजेपी लाएगी तो बीजेपी साफ हो जाएगी, फिर आप लौट के आ जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको इतना तारीफ। ठीक है, अनुज आत्रे जी से मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अनुज जी। नहीं देखिए, इसमें जो कह रहे हैं बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। और मैं ये भी मेरा मानना है, जो मैंने पहले भी अभी अपने उसमें बोला था, कि ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल काम करती है और ये बिल को लटका करके और कहीं ना कहीं सनसनी खेज चलाना चाहती है। उसके पीछे कारण ये है कि जो देश के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से चौतरफा ये सरकार घिरी हुई है, ये इनकी आज से नहीं, जब से 700 वर्षों से सरकार चल रही है, हमेशा से ऐसा रहा है। जब भी कोई बड़ा मामला सरकार को घिरने का होता है तो वो ध्यान भटकाने के लिए, जनता का अटेंशन, विपक्ष का अटेंशन, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा है इस बिल को लटकाने की और महज इस बिल से चुनावी फायदा पाने की। देखिए, सरकार घिरी हुई है, सरकार को कोरोना की अपनी विफलताओं पर जवाब देना है, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के उस पर जवाब देना है, तमाम तरह के देश में जो हालात फैले हुए हैं, सरकार की किसी भी वाले के ऊपर कोई तैयारी नहीं है, उस पर जवाब देना है। लेकिन उस सब पे जवाब न देकर के आज पूरे देश को कहीं ना कहीं इस कानून के चर्चा में उलझाया है। प्रशांत जी जवाब देना मैं अभी 4 लाइनों में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ। कि इनका ये हालात है हाँ। कि महंगाई जो है जनता की जो है बीमारी भूख की थी, और मसला जो है गरीबी का था और दर्द बेरोजगारी का था, लेकिन मसला ढूंढा गया धर्म में, क्योंकि किस्सा कुर्सी का था। ये कुर्सी बचाने का जो गरीबी, मसला है, भुखमरी, इसको बीमारी, धर्म को इन बीच सब में का लाकर कारण के भी तो धर्म की बढ़ती आड़ में आबादी जो है। राजनीति करने का खेल भारतीय जनता प्रशांत पार्टी जी की जवाब सरकार दीजिए। कर रहा है। बार बार वही एक बार सवाल घूम फिर कर आ जाता है आपकी बस मंशा घुमा को फिरा के लेकर कि बुराई आप करना बस है, इसमें कुछ भी कह के चुनावी विरोध फायदा करना है। उठाने की कोशिश कर रही हैं। भाई ये विरोध करना है इनको, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, विरोध करना है। मेरा प्रश्न इनसे ये है कि 31 जनवरी 1977 को इंदिरा जी जब इस बिल को लेकर आई थी, तो उन्होंने इस बिल को लागू क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं हिम्मत दिखा पाई? पहले इसका जवाब दीजिए। हमने हिम्मत तो दिखाई है ना, उत्तर प्रदेश में ही हमने हिम्मत दिखाई है, हमने लागू कर दिया बिल यहाँ पे। जल्दी से बोलिए। कहाँ उत्तर प्रदेश आप में बताइए, दिखाई आप है? क्यों नहीं दिखा पाए उत्तर हिम्मत? प्रदेश में कहाँ दिखा आप दी? क्यों हर बात को कहाँ? मुसलमानों से नहीं जोड़ नहीं देते हैं? नहीं, आपके प्रशांत जी हर- आप नहीं, क्यों प्रशांत जी आपके समझिए केवल ना शहरों में आपको, मुसलमान हैं? आप समझिए आपके आप शहरों में समझिए ना मुसलमान उसको। हैं। अभी आपके चुनाव शहर से में आप पहले मुसलमान को मुख्य धारा में आप ला सुन ला लीजिए कर ना, लाना नहीं चाहते। 2022 के चुनाव से पहले आपकी यूपी सरकार इस बिल को पास नहीं करेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको।
नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके ये नारों में तो केवल मुसलमान रहता है। आपको आप ये हो या चुनावी समाजवादी सपूगा पार्टी हो, आपने छोड़ दिया आपके नारों कि में अगली मुसलमान बार रहता है 2022 में चुनाव केवल सरकार नारों में हमारी मुसलमान आई है। तो सबसे पहले इस बिल विकास को में पास मुसलमान नहीं करेगी। है। तो मुसलमान इसका का माहौल कब्जा आपको कैसे बना रहे हैं ना। बनाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल बहुत अच्छा है, आना भी चाहिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है, देश के लेकिन तमन्ना उल्टा है कि आएगा लेकिन नहीं। यदि आपको बिल लाना था तो इसको पास करा देते। आप 2022 के लिए क्यों छोड़ रहे हैं इसको? हाँ मैं बोलना ठीक है, विपिन शर्मा। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मैं अगर ये बोलूं कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो ज्वलन मुद्दा है कि ये वोट बैंक की राजनीति और अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसी ने हमारे देश को पीछे करा है। और यहाँ पर हर एक बात में राजनीति शुरू हो जाती है। अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें, मैं कुछ बातों में इत्तेफाक रखूंगा इनसे, सुनील जी से, लेकिन इन्होंने जो बोला जो सरकार की मंशा नहीं है, तो वहाँ पर सरकार ने, मोदी सरकार की बात करें, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है। अगर आप सीए को लेके बोलें और 370 हटाने की बात करें, उसके बाद 3 तलाक की प्रथा, तो ये सरकार की मंशा, अगर सरकार एक चाहे प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई है इस समय, वो समय के साथ उसको वो समर्थन ले लेंगी किसी तरह से। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, जहां तक समर्थन जुटाने की बात है, वो सरकार अपने कयास लगाएगी, क्योंकि अगर उसको मुस्तकिल मंजिल तक पहुंचाना है तो सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि यहां पर सरकार का भी मजाक उड़ेगा कि आप किस लिए लेके आए। यहां पर मुद्दा यह है कि जब संसाधन आपके सीमित हैं, दो बड़ी अहम बातें बोलना चाहता हूं इस चर्चा में, जब संसाधन आपके सीमित हैं, देश को आपने तमाम मुसीबतों से उभारना है, जो चुनौतियां आपके सामने बनी हुई हैं, तो आप कैसे उभारेंगे? आप बार बार, जब संसाधन सीमित है, उधर से आप अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यहां पर, और तो वहां पर अगर आप नियंत्रण नहीं करते, कोई कानून लेके नहीं आते, तो बात कैसे बनेगी? दूसरी बार बार आप सरकार को सवाल पूछने का पूरा हक है विपक्ष का, उनको घेरना चाहिए कि जहां उनको खामियां नजर आए। लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छी पहल करती है और कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े, वहां पर यह अपेक्षा करी जाती है कि वहां पर हम लोग एक स्वर में स्वर मिलाएं, जहां पर राजनीति एक तरफ। लेकिन अभी हमने देखा, जहां तक ये बात है कि आप बात करते हैं कि युद्ध में कौन जाएगा, मैं उस पर अपना जरूर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। युद्ध में जाने की जो बातें करते हैं, पहले सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जब हमारे सेना को, आपने जो सेना के मुखिया पे सवाल उठा दिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया था, कुछ लोगों की बात पिछड़ता जा रहा है। तमाम चुनौतियां हमारे देश के सामने इस बढ़ती आबादी के कारण। देखिए, अभी अनुज जी बोल रहे थे कि ये सरकार इसको लटकाने के लिए लाई है। अगर सरकार अगर लटकाएगी तो उनको नुकसान होगा ना, लटकाने से नुकसान भी उन्हीं को होगा। अगर जो आप सरकार जाने की बात कर रहे हैं कि सरकार चली गई थी, उस समय सरकार गई थी जनसंख्या नियंत्रण करने की वजह से, क्योंकि उस समय लोग अनएजुकेटेड थे और उनका जो तरीका था करने का वो गलत था। उन्होंने काम प्रशासनिक मशीन को दिया था। इस पे सीधे सीधे अगर काश उसी समय कानून बन गया होता तो आज हमारे देश की ये स्थिति ना होती। तो ये इस पे कानून बनना चाहिए। और जो अभी हमारे मुस्लिम भाई है, रहमान जी बोल रहे थे कि मुस्लिमों के लिए, हमारे लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल ही मैंने दिल्ली में किसी को टारगेट रैली की थी, सबको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। हाँ, दिल्ली में मैंने कल रैली की थी, उसमें हमारे मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम वर्ग बहुत था, और हमने कनाट प्लेस के 11 चक्कर लगाए थे। देश को एक संदेश दिया था कि प्रधानमंत्री इस कानून को जल्दी लाइए, सख्ती से लागू कीजिए। आप अपने आप को देखिए मैडम, आप अपने तो देखिए, वो वर्ग आगे आके, अब मुस्लिम महिलाएं आगे आके मांग कर रही है कि हमको रिप्रोडक्टिव राइट्स दीजिए, कि हमें रिप्रोडक्टिव। मजहब से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है, मजहबी रंग से क्यों दिया जा रहा है सर? राष्ट्र हित से जुड़ा वो मुद्दा है। एस एन त्रिवेदी जी, राष्ट्र हित से जुड़ा वो मुद्दा है, मजहबी रंग देकर, चुनावी रंग देकर क्या साबित करने की कोशिश होती है? कैसे देश आगे जा पाएगा? फिर मांग रही है अपना कि हमें रिप्रोडक्टिव राइट दीजिए, जो प्रजनन का अधिकार केवल महिलाओं का अधिकार है। जैसे 1995 में एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई गई थी, जब हमारे विश्व की आबादी 500 करोड़ हुई थी, तो विश्व को चिंता हुई थी। उस समय वहां दो बातें रखी गई थी कि रिप्रोडक्टिव राइट और रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। तो आप बताइए कितने लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और कितने जो महिलाओं के हम रिप्रोडक्टिव राइट की बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं को कोई अधिकार मिल पा रहा है? ठीक है, और इन मसले पर एस एन त्रिवेदी जी, इन मसले पर चर्चा होने के बजाय इसे मजहबी रंग दे दिया जाता है, चुनावी रंग दे दिया जाता है, राष्ट्र हित के मसले पर भी इतनी राजनीति की जाती है। शिल्पा, एक मिनट, शिल्पा, आप अपना प्रश्न प्लीज दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया कुछ। एस एन त्रिवेदी जी, पूरा मसला इस टॉपिक पर यही अटका हुआ है कि इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसे चुनावी रंग, मजहबी रंग देना जरूरी है क्या?
इसका राजनीतिकरण करना जरूरी है क्या? ये बात तमाम दलों को समझ में क्यों नहीं आती है? शिल्पा देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके अपने राजनीतिक नेतार्थ हैं, सबके अपने राजनीतिक मंसूबे होते हैं और शायद विरोध करना उसी में शामिल होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि देखा, अगर इंटरनल अगर किसी से बात की जाती है, जैसे सुनील जी ने ही बताया कि कई सारे लोगों से उनकी बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है। कई सारे नेताओं से हमारी ही बात हुई जो विभिन्न दलों से इत्तेफाक रखते हैं, उसमें से यकीन मानिए किसी भी नेता ने निजी तौर पे जनसंख्या नियंत्रण को कभी भी बुरा नहीं बताया या कभी ये नहीं कहा कि बिल नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, आज वक्त की मांग है, जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए। नहीं, पता नहीं क्यों जब वो मंच पे बैठते हैं शायद उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं विरोध करना। ठीक है। तो मुझे लगता है कि विकास में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जनसंख्या नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात समझिए, 700 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ सिर्फ आप हैं। आप इस आबादी के विस्फोट को समझिए। 700 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ को आप विरोध के नाम पर विरोध करना बंद कर दीजिए। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी, जाते जाते क्या कहेंगे सर? आबादी कंट्रोल कैसे हो पाएगी और ये जो तरीका सरकार की तरफ से लाया गया है कितना कारगर आपको साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके आगे की राह क्या कहती है? डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट। जी, दोबारा सुन नहीं पाया मैं। आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। आबादी कंट्रोल को लेकर सरकार ये जो तमाम कोशिशें कर रही है, इसके आगे की राह क्या नजर आती है? बिल्कुल निश्चित तौर से कोई दिक्कत नहीं है, बिल बहुत अच्छा है, समय की मांग है। तमाम ऐसी परिस्थितियां हम लोगों ने देखी हैं कोरोना काल में, तो निश्चित तौर से बिल बहुत अच्छा है। लेकिन समय का सिस्टम है कि 2022 में चुनाव है। निश्चित तौर से यदि आप बिल लेके आना चाहिए था आपको, तो 2022 के चुनाव से पहले पास कर देना चाहिए था। तमाम बीजेपी के नेताओं से भी मेरी बात हुई शिल्पा, और मैं खुल के कह रहा हूं इस पे। हाँ। ये उनका कहना है कि 2022 के चुनाव के बाद के लिए हमने इसको रखा है, हम सारा प्रचार इसमें करेंगे और एक कहने की कोशिश हम इसमें करेंगे कि 2022 में पुनः हम सत्ता में आते हैं तो हम इस बिल को सबसे पहले कैबिनेट में पास करेंगे। तो ये एक लालच टाइप का हो गया, एक जनता को गुमराह करने का हो गया कि आप उसके माध्यम से वोट लेना चाहते हैं। ये निश्चित तौर से आप हल चाहते हैं तो इसी कार्यकाल में आपको ओके कर देना चाहिए। विपिन शर्मा, फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है, जल्दी जल्दी। मैं बोलना चाहूंगा, देखिए कि विपक्ष को ऐसा लगता है, कुछ विपक्षी नेताओं को, राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से कहीं मास्टर स्ट्रोक ना हो जाए कि वो बाजी मार जाएं। जो कई राज्यों में चुनाव हैं और खासतौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन ये समझना पड़ेगा और किसी ने किसी पे शक नहीं करा, कोई इसमें किसी बात की आशंका नहीं है कि हर कोई देश प्रेमी है, लेकिन राजनीति के चक्कर में और सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि कहां पर हमने राष्ट्र निर्माण के काम में उस राह पे कभी बाधा नहीं आनी चाहिए और सीधा इसको राष्ट्र निर्माण से जोड़ना चाहिए कि अगर आपका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यहां पर तो वो राष्ट्र निर्माण के राह में बाधा डालेगी। कोई बाधा तो नहीं डालेंगे आप लोग? राजेश मिश्रा, फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, बाधा नहीं डालेंगे हम। ये सिर्फ एक कमेंट करना था, देखिए चुनाव इनका जाना तय है। ये बिल तो हम इसके समर्थन में, आप जागरूक कीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। हाँ। यूपी की शिल्पा जी, यूपी की हालत बहुत खराब है। यूपी में लोग 69,000 जो है आज लठ खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं जो है शिक्षक। इनकी मंशा साफ नहीं है, ये बिल नहीं लाएंगे। ये बिल की हिम्मत नहीं है बिल लाने की, केवल चुनाव को जो है ध्यान भंग किया जा रहा है। ये कहेंगे सपा सरकार आने वाली है, आप देख लीजिएगा यूपी का विकास होगा। राज्यसभा में भी पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुजात रे, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। ये सियासी तकरार इस पर खत्म होगी कि नहीं होगी? तकरार कभी नहीं सरकार के साथ रहने में कांग्रेस पक्षधर रहती है अगर जनहित में लाया हुआ जाए। हाँ। और राजनीति से हट करके कोई भी काम किया जाए, लेकिन हर चीज में इनको राजनीति दिखती है। हर चीज में इनको अपना कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ दिखता है कि किस तरह से सनसनीखेज फैलाया जाए, एक वर्ग को खुश करें या ना करें, लेकिन दूसरे वर्ग को चिढ़ा करके एक वर्ग को खुश किया जाए, उसी मंशा से ये बिल लाया जा रहा है। आज समय उन चीजों का नहीं है। देश के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, देश बहुत बुरे हालात में पहुंचा दिया इन्होंने, बहुत बुरा दौर चल रहा है। हर तरीके से हम लोग जो है महामारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, मंदी चल रही है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सरकार का ध्यान तमाम पॉइंट्स आपने गिनवाए हैं सर। सबसे बड़ा फैक्टर इसके पीछे पॉपुलेशन ही तो है, आबादी ही तो है। आबादी भी एक कारण है ये। हाँ, सावित्री चौधरी, आपका फाइनल। आज देश का बर्निंग इशू है
बढ़ती आबादी के कारण आज देखिए हम क्या देकर जाएंगे, हम अपनी युवा पीढ़ी को आज देखिए सांस लेने के लिए अच्छी वायु नहीं दे सकते, खाने के लिए अच्छा भोजन खाद्यान्न नहीं दे सकते, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, और शिक्षा व्यवस्था के बाद अच्छा रोजगार नहीं दे सकते, तो क्या देकर जाएंगे? आप लोग ये सोचिए ना, हमें सपा बसपा भाजपा सभी लोगों को इस बर्निंग इशू पे एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। और ये आप ना हिंदू की बात करें ना मुस्लिम की बात करें, 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की मांग करें। वास्तविकता में जाएं तो हमारे देश को 1 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है। अगर आज कानून बनता है तो उसका असर कम से कम 20 साल बाद दिखाई देगा, और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से कहीं ज्यादा होंगे। आज भी हम सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं, तो 20 साल बाद क्या होगा? इसको समझिए, इस पे चेतिए सर। आप तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल बंद कर दीजिए, यही मैं कहना चाहूंगी। और एक चीज और मैं कहना चाह रही हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन 1593 है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। एक अनिल चौधरी नाम का आदमी मेरे इस बैनर को नाम को एक षड्यंत्र के तहत और षड्यंत्र के तहत वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। रहमान साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। आप अपने कंपनी का प्रचार करिए। हाँ सर रहमान जी, आवाज मिल रही है मेरी? रहमान साहब जाते जाते क्या कहेंगे सर? फाइनल कमेंट आपका। लगता है संपर्क हमारा कट गया है। एसएन जयदी जी, आपको क्या लग रहा है आगे की इसकी बिल की जो राह है वो कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है? शिल्पा, देखिए राह कितनी आसान या मुश्किल होगी ये पूरी तरह सरकार पे डिपेंड करता है। देखिए कोई पहली बार नहीं है कि प्राइवेट मेंबर बिल आया हो, और और ये एक ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल है जिसके पीछे पूरी सरकार खड़ी है, और सरकार इसको देखना चाहती है आखिर मैं कितने पानी में हूँ। सरकार ये भी इसमें देखना चाहती है। तो मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आने वाली है इस प्राइवेट मेंबर बिल को पास होने में अभी, क्योंकि सरकार इसकी पूरे इसके पीछे खड़ी रहेगी। तो देखते हैं, अभी मानसून सत्र आने वाला है, देखते हैं 6 तारीख को कितनी बहस होती है। चुनाव से पहले ही कर दे तो सरकार को निर्विरोध जनता ने चुन दे गई। ठीक है, प्रशांत आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट, कैसे आश्वस्त करेंगे सर विपक्षियों को भी और देश की जनता को भी? आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो यहाँ हैं कि हम लोग सब मिलकर राष्ट्र के हित में प्रार्थना करें कि ये बिल पास हो, और अपने अपने लोगों को जाकर फोन भी करें कि भाई आप लोग मदद कीजिए, बजाय कि इसमें क्वेश्चन करने के, राजनीति करने के और कमियां निकालने के। ये बिल बहुत अच्छा बिल है और ये देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक बिल है। सारी समस्याओं का समाधान ये अकेला बिल है, तो इस पर हमें काम करना चाहिए, जुटकर मिलकर काम करना चाहिए। 6 तारीख को फिर क्या होने वाला है सर सत्र के अंदर? मेरे से पूछ रही हैं? हाँ सर, पास होगा बिल पास होगा। बिल पास होगा। हंगामा हुआ, कैसे मनाएंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? हंगामा क्यों होगा? राज्यसभा के अंदर मत आपके पास उतने हैं नहीं, कैसे? कुछ तो प्लानिंग होगी आपकी। सभी लोग जाकर अपनी अपनी पार्टी में बात करेंगे, सब लोग हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, तो बिल पास होगा। सभी के सहयोग से होगा। कांग्रेस वाले मित्र हैं हमारे, अनुज जी, ये भी बात करेंगे जाकर, और हमारे समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग बुला करके इस पर चर्चा करेंगे क्या राजनीतिक दलों से? देखिए मुझे लगता है सुनील जी की ऐसा एक उम्मीद करी जानी चाहिए कि अकेले प्रधानमंत्री नहीं, मेरे ख्याल से शायद इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति भी एक सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई होंगी। बहुत ही आवश्यक बिल है, जैसे हम लोग सूचना ही मिली है या जो हम लोग के सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं इस पे उपराष्ट्रपति भी एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं इस बिल को लेकर। लेकिन अभी दूर की कौड़ी है, थोड़े दिन बाकी है, देख लेते हैं क्या होता है। दूर की कौड़ी है, थोड़े दिन बाकी है। असल हकीकत, असल तस्वीर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सी पार्टी का विषय रहेगा, ये विषय नहीं है। राष्ट्र जीतना चाहिए, भारत जीतना चाहिए, बिल आना आवश्यक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा, मानसून सत्र का इंतजार करना होगा 6 तारीख का, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह से ये बिल आगे की राह पकड़ता है और क्या इस बिल का अंजाम होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।